हिंदुस्तान कैसा था और हम लोग कैसे आए। 20-20 किलोमीटर हम लोग पैदल चलते थे अपने 9th और 10th में। 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर जाना और 12 किलोमीटर पैदल आना। शूज साल में तभी पहनने को मिलते थे जब तो घर में शादी होती थी या 26 जनवरी 15 अगस्त की प्रभात फेरी निकलती थी। इसके अलावा तो वो जो स्लीपर, जिसको आप लोग बाथरूम स्लीपर कहते हैं, वो नीली चटपट्टी वाली हम लोगों को वो मिला करती थी। ये मैं ये नहीं कहता कि ठीक है वो उस दौर का हिंदुस्तान था, हम उसमें भी एंजॉय करते थे, हम आज भी एंजॉय करते हैं और उसमें कोई तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई तकलीफ की बात है, बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं है। लेकिन जो बात मैं बता रहा था, तो फिर मैंने एक दिन अपने हिंदी के प्रोफेसर से पूछा, बॉस सर ये मतलब क्या है, वो लड़की बोलती है और फूल झड़ने लग जाते हैं क्या? उन्होंने कहा देखो इसका अर्थ ये है कि जब आप बोलते हो, आप मान लीजिए एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो ड्रेस पहली चीज होती है, चेहरा दूसरी चीज होती है, दूसरे नंबर पर होता है। जब आप और उस ड्रेस और चेहरे के आधार पर जब करीब आते हैं तब क्या आपको जोड़ता है? आपकी जबान। आपकी जबान से निकलने वाले जो शब्द हैं, जो लफ्ज हैं, वो आपको जोड़ते हैं। तो इसलिए वो जो स्किल है, अगर आप अपने घर में, मैं मतलब बहुत, चूंकि मैं अपने बच्चों के साथ बड़ा दोस्ताना बर्ताव करता हूं, तो इसलिए मुझे उस जनरेशन की प्रॉब्लम्स पता होती हैं। और मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मेरे पिताजी के साथ, आज वो 90 साल के हैं, लेकिन मेरा कोई कम्युनिकेशन नहीं है उनके साथ। क्यों कम्युनिकेशन नहीं? जो कम्युनिकेशन होता है वो 89 साल की मेरी मां के मार्फत होता है, और जब से होश है मुझे तब से यही हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि वो मेरे स्कूल में मेरे शिक्षक भी थे, बहुत टफ शिक्षक थे। मैंने कई बार सच बोल के भी और कई बार मतलब मेरी गलती ना होते हुए भी अपने हाथों पर, उनके हाथों से लाठियां खाई हैं, छड़ी खाई है। तो वो जो एक खौफ हमने पुरानी पीढ़ी के साथ देखा कि पिताजी बेडरूम में है तो हम ड्राइंग रूम में है, वो ड्राइंग रूम में है तो हम बेडरूम में है, वो बाहर हैं तो हम अंदर हैं, हम वो अंदर हैं तो हम बाहर हैं। मतलब ये डायलॉग, और अभी भी यही स्थिति है। वो जो अंदर का डर है ना, वो दूर नहीं हो पा रहा है। और ये बात मैंने तब से लगातार मैं सोचता था कि मेरे बच्चे जब बड़े होंगे तो मैं ये कमी दूर करूंगा। तो ये जो कम्युनिकेशन स्किल की बात मैं करता हूं कि आप लोगों को कई बार आपको प्रपोज भी करना होगा, कई बार आपको अपने माँ बाप से डायलॉग भी करना होगा। कुछ जगहों पे मैंने देखा है कि वो जो डायलॉग होता है ना, वो डायलॉग बहुत बड़ा, मान लीजिए कि अब तो आप लोग जॉब में आ गए हैं, लेकिन अगर जॉब में नहीं है तो एक तो तनाव ये होता है कि भाई जॉब मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। ऐसे में पेरेंट्स और तंग कर रहे हैं, अपनी मर्जी की कोशिश चलाने की कर रहे हैं कि मर्जी, तब खींच होती है। तो जो डायलॉग होता है वो आप कभी सुनेंगे, ऐसा लगता है कि जैसे काटने को दौड़ रहे। ये मैंने देखा है, मेरे दोस्तों के यहाँ देखा, और तब मैं उनके बच्चों को समझाता हूँ कि बेटा ऐसे ऐसे मत करो। तो ये जो चीजें हैं, ये सिर्फ उसी बात पर जहां मैं आके टिक जाता हूं कि आप डायलॉग कैसे करते हैं, कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। और मैं इसलिए कि मेरा इतिहास, मेरा जो पास्ट पढ़ने का जो शौक है, उसने मुझे इस बात के लिए बाध्य किया कि मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचूं। मैंने कहा ना कि मैं रेडियो में अनाउंसर था आज से करीब 45 साल पहले। कॉलेज में मैंने 1 साल पढ़ाया, आर्मी में मेरा सिलेक्शन हो गया था सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पे। बैंक मैनेजरी का मैंने आपको बताया कि ब्रांच मैनेजर के तौर पर हो गया था मेरा चुनाव। लेकिन आपकी नियति जो थी, मेरी जो डेस्टिनी थी, वो मुझे ले आना चाहती थी फिल्मों में, टेलीविजन में और अखबारबाजी में। तो मैंने इस अपने आप को बहती नदी की धार में बहने के लिए छोड़ दिया। देखिए, एक फॉर्मूला है जिंदगी का, अगर आप नदी की धार के अनुकूल बहेंगे तो 4 घंटे में हो सकता है 4 किलोमीटर बह जाएं। और अगर आप सोचेंगे कि नहीं मुझे तो प्रोबेशनरी ऑफिसर नहीं बनना है, मैं तो
अमिताभ बच्चन ही बनूंगा, और आप अगर उलट कोशिश करेंगे तो शायद 4 घंटे बाद भी आप वहीं खड़े रहेंगे। मैं आपके एम्बिशन को मैं कोई चोट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन सबकी डेस्टिनी, सबकी नियति सबको एक ना एक तरीके से एक संदेश देती है, मैसेज देती है कि बॉस तुम्हारे लिए ये ठीक है। अब आप उसको आपको पढ़ना चाहिए, और वो तब आप पढ़ेंगे जब आप अपने ऊपर वक्त देंगे। अफसोस की बात यह है कि हम लोग आज अपने लिए समय नहीं दे पा रहे हैं। जो समय बचता है, मैंने घरों में देखा है कि उठते से ही वो जो यंत्र है, सुबह वो बिस्तर से बाद में उतरते हैं और सुबह से उठा के डालते हैं। अब ये कह रहे हैं कि व्हाट्सएप पे क्या मैसेज आए हैं या हेडलाइंस क्या है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये जो चीजें हैं, ये उपकरण हमारे लिए हैं, हम इन उपकरणों के गुलाम लोग हैं। हमारे पास समय नहीं है। जब आप अपने लिए समय देंगे तब आप पाएंगे कि आप जो करना चाहते हैं आप सही दिशा में जा रहे हैं, और आपकी नियति आपको सही दिशा में ले जाएगी। एक उदाहरण आपको देता हूं। देखिए, मैं तो चूंकि साइंस, लॉ और इतिहास तीनों का बड़ा मिला जुला मेरा करियर रहा है। बीएससी मैंने किया। हाँ, मेरे पिताजी मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, तो मैंने पीएमटी दिया। पीएमटी में मेरा वेटिंग रह गया तो नहीं हुआ। प्रोफेसर ही, चाचा जी मेरे प्रोफेसर बनाना चाहते थे। तो हम लोग बहुत ईमानदारी से, मैं बहुत स्वीकार करता हूं कि हम बहुत ईमानदारी से अपने माता पिता की बात को पूरी शिद्दत से पालन करना चाहते थे, मेहनत पूरी करते थे, लेकिन अब सिलेक्शन ही नहीं हुए तो क्या करें। तो लेकिन मेरा इंटरेस्ट था अपने इतिहास को जानने में। मैंने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में MA किया। आप में से करतार सिंह सराभा का नाम किसी ने सुना है? सरदार भगत सिंह का नाम सुना है? कितने लोगों ने सुना? सभी ने सुना है। सरदार भगत सिंह का जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था वो करतार सिंह सराभा था। 17.5 साल की उम्र में उसको फांसी दे दी थी अंग्रेजों ने। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखो, जिंदगी में करने का मौका बहुत मिलता है। मैं ये उदाहरण करके, और फिर मेरे ख्याल है शायद समय अगर होगा तो फिर या तो संवाद करेंगे, अगर होगा तो मैं और जारी रखूंगा, है ना। तो उसके माँ बाप बहुत संपन्न थे। 17.5 साल की उम्र में वो पढ़ने के लिए अमेरिका गया। कितने साल पहले? 1908 या 9 में, मतलब 117-18 साल पहले, 100 साल से भी पहले। वहां उसके दिल में जो थी वो बगावत की और आज़ादी की लहर दौड़ रही थी। उसने सारे 28 देशों में, देखिए 16-17 साल की उम्र में, आप लोग शायद 16-17 साल की उम्र में 10वीं में रहे होंगे, लेकिन वो 17 साल की उम्र में उसने 28 देशों में गदर पार्टी का फॉर्मेशन किया। और भी लोग थे, 2-1 लोग थे, पंडित परमानंद थे, बाबा सोहन सिंह थे, ऐसे 3-4 लोग थे। गदर पार्टी का अखबार निकाला अपना, सोचिए, उन देशों में, और उन सबको जोड़ा, और 8000 लोगों को जहाजों से, समंदर के जहाजों से हिंदुस्तान भेजा, और गदर करने के लिए, रेवोल्यूशन, सशस्त्र क्रांति के लिए। 1915 की बात है। पकड़ा गया, और जब पकड़ा गया तो फांसी होनी थी, उसके अलावा तो कोई दूसरा दंड मिलता नहीं। तो उसको फांसी मिली, 3 लोगों को फांसी मिली। आज हम लोग, अभी आप लोग जब ट्रेनिंग में आए होंगे या पहली बार मुलाकात हुई होगी, तो ये एक दूसरे से पूछते हैं, आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से हैं? अच्छा, आप यूपी से हैं? अच्छा, मैं भी यूपी से हूँ। अच्छा, आप बिहार से हैं? मैं भी बिहार से हूँ। आप मध्य प्रदेश में हैं? अच्छा, मध्य प्रदेश से हैं तो कौन से इलाके से हैं आप? विंध्य से हैं कि मालवा से हैं? छत्तीसगढ़ से हैं कि वहाँ से हैं, महाकौशल से हैं? तो इस तरह की बातें हम लोग करते हैं। अच्छा, आप ब्राह्मण हैं? अच्छा, आप कायस्थ हैं? आप, अच्छा, वो वाले ब्राह्मण हैं, ये वाले ब्राह्मण हैं? ये सारी बातें होती हैं। मैं कोई अनुचित नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो आज़ादी का आंदोलन था उसमें कोई ये नहीं सोच रहा था।
आज हम सोचते हैं, देखिए उस समय तो 18% भी साक्षरता नहीं थी इस देश में, 16 या 17% साक्षरता थी, और उनके दिल इतने बड़े थे कि आज़ादी के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लड़ रहे थे। उनका कम्युनिकेशन क्या होता था, ये भी मैं कम्युनिकेट करने के लिए आपको एक पोएट्री का सहारा लेता हूं कि वो पूछते थे, कहते थे, अपना परिचय कैसे देते थे कि जो कोई पूछे कि कौन हो तुम, वो सारे जो देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, जो कोई पूछे कि कौन हो तुम तो कह दो बागी ये नाम अपना, जुल्म मिटाना हमारा पेशा, गदर का करना ये काम अपना, नमाज संध्या यही हमारी, धर्म कर्म सब यही है यारो, यही खुदा है और राम अपना। तो इन लोगों ने इतना यूनाइट होके और जंग लड़ी, आज हम कितने अलग अलग ढंग से आपस में लड़ते हैं। तो जब वो फांसी के लिए ले जा रहे थे, सरदार भगत सिंह की प्रेरणा इसलिए थी करतार सिंह को लेकर, तब उनके जो जेल में बंद साथी थे उन्होंने लिखा, फख्र है भारत को ए करतार तू जाता है आज, जब फांसी के फंदे के लिए ले जा रहे थे, फख्र है भारत को ए करतार तू जाता है आज, जगत और पिंगले, ये दो और थे जिनको फांसी हुई थी, जगत और पिंगले को भी साथ ले जाता है आज, हम तुम्हारे मिशन को पूरा करेंगे संगियो, कसम हर हिंदी तुम्हारे खून की खाता है आज। तो ऐसे 17, 18, 19 साल के लोगों की बदौलत हमें आज़ादी मिली है, जब उनको फांसियों पर चढ़ाया गया। उनका देखिए, आप सब लोग, जो मैं अभी कैरियर की बात कर रहा था, महात्मा गांधी इस दुनिया के, संसार के सबसे श्रेष्ठतम कम्युनिकेटर है। कैसे चैलेंज स्वीकार करते हैं। हाँ, महात्मा गांधी के पास क्या कमी थी, पोरबंदर की रियासत के दीवान के बेटे थे, विलायत गए थे पढ़ने के लिए, तो आप सोचिए कि कितना पैसा रहा होगा। आज हम और आप विदेश जाने के लिए सोचते हैं तो स्टूडेंट लोन लेते हैं, पढ़ाई के लिए लोन लेते हैं, उस समय तो लोन उनको कुछ मिलता नहीं था। तो गांधी जी जब गए तो उनका वो लौट के आके बैरिस्ट्री करके वो लाखों रुपए कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं, बैरिस्ट्री को लात मार दी। नेहरू जब लौट के आए, वो उनके परिवार में हर महीने लाखों की कमाई थी, लेकिन कई वर्षों तक जेल में रहे, पारिवारिक जीवन बिखर गया। वो उन्होंने लेकिन ये रास्ता चुना कि देश को आजाद कराने का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सिलेक्शन आईसीएस, इस समय जो आईएएस है उस समय आईसीएस होती थी, आईसीएस में हो गया था उनका चुनाव, और उसके बाद भी उन्होंने वो छोड़ दी। क्यों? क्योंकि वो आजादी की लड़ाई लड़ना चाहते थे। तो जब हमारे इन पूर्वजों ने इस तरह की विरासत हमको दी है, तो हम जब आप जिंदगी में जाएंगे तो मुझे लगता है कि हमें कुछ ऐसी विरासतों के साथ जाना चाहिए, अपने उन सिद्धांतों के साथ जाना चाहिए। ये मुझे लगता है कि ये, क्योंकि 2-3 किस्से मैंने इसलिए सुनाए क्योंकि ये ज़रूरी है। हम लोगों को नहीं पता कि हमारे पूर्वजों ने कितनी कुर्बानी दी है। आप लोगों में से कोई कटनी या जबलपुर का है या महाकौशल का है? कहाँ से? कटनी से। कटनी में एक रेलवे स्टेशन है मुड़वारा। मुड़वारा का नाम मुड़वारा क्यों पड़ा पता है आपको? एक साथ शायद फांसी, एक पेड़ पर 150 से ज्यादा शहीदों को 1857 में फांसी दी गई और उनके बाद उनके शवों को लटका दिया गया। तो उनका जो मांस था वो तो चील कौवे नौच के खा गए, लेकिन जो सिर थे वो लटके रहे और कई दिन तक। वो इसलिए कि इस देश के लोगों में अंग्रेज खौफ पैदा करना चाहते थे। तो वो जो वहाँ पे कटनी की लोकल लैंग्वेज में मूड़ कहते हैं उसको, सिर को, तो मूड़वारा, तो जो पेड़ मूड़ वाला पेड़ है वो इसलिए उसका नाम मुड़वारा स्टेशन आज भी है। तो आप ये कह सकते हैं कि कितना, देखिए हमारे अतीत हमारा कितना संवेदनशील रहा है और आप लोगों को बहुत अच्छा अवसर मिल रहा है कि आप अपने सिद्धांतों के आधार पर, मूल्यों के आधार पर, मुझे 3-4 बार मैंने अपने जीवन में सिफर से संघर्ष शुरू किया और शिखर तक पहुंचा। मतलब जहां था वहां से उसके ऊपर कोई लाइन थी नहीं।
जहाँ तक पहुँचा। लेकिन अपने उसूलों को मैंने नहीं छोड़ा। कई बार हम लोग टूट जाते हैं, वो टूटने वाली बात आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोगों की जनरेशन बहुत इस मामले में आगे है और बहुत सारे रास्ते आप लोगों के लिए खुले हुए हैं। हम लोगों के टाइम पे ऐसा नहीं था, कुछ नहीं था, 4-5 लाइनें थी और पढ़ाई लिखाई के साधन भी नहीं थे। हमारे यहाँ, मैं तो उस कॉलेज में पढ़ा हुआ हूँ कि जिसमें इंग्लिश भी हिंदी मीडियम में पढ़ाई जाती थी। तो जब मैं लेकिन यूएस जब गया तो सारा साल भर तक कम्युनिकेशन जो था वो इंग्लिश में ही हुआ। तो एक उदाहरण की बात है, मुझे लगता है कि समय आपने आधा घंटे तो हो गया होगा ना मेरा ख्याल है, करीब क्योंकि मेरी आदत तो घंटों बोलने की है। तो लेकिन अगर आप लोग, मुझे बेहतर होगा कि अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो हम और बेहतर ढंग से कर सकते हैं, वरना मैं और बात जारी रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से संवाद करूँ। कुछ चीज़ें आपके दिमागों को मथती होंगी, चक्कर में डालती होंगी, और चूंकि मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स में जाता हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेजों में जाता हूँ, और वहाँ जो आपकी इस जनरेशन के साथ जो चल रहा है उनको वो मुझसे साझा करते हैं, शेयर करते हैं, मैं उनके साथ करता हूँ। तो अगर कोई सवाल आपका है तो मैं उसको कोशिश करूँगा कि आपको सिर्फ संतुष्ट कर सकूँ। गुड इवनिंग सर। जैसा उसके पहले जैसे राज्यसभा टीम के लिए आपने काम किया है, इन जनरल की जो इसमें मतलब बहुत बार होता है कि गवर्नमेंट की अगर आप खिलाफ कुछ लिखो या ऐसा जो चीज़ उनको पसंद नहीं हो, तो वो चीज़ आप कैसे मैनेज करोगे? बहुत अच्छा सवाल है आपका। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये भारत की संसद का चैनल था, सरकार का नहीं था। और बहुत लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि जब संसद का था तो सरकार का क्यों नहीं था। ये संसद का चैनल था। भारत सरकार संसद को रिपोर्ट करती है, मैं अगर बोलचाल की लैंग्वेज में, और हमारा चैनल भी संसद को रिपोर्ट करता था। सो हम लोग एक पैरेलल उसमें थे। तभी तो हम दूरदर्शन से अलग, उनका दूरदर्शन है सरकार का चैनल, सो हम लोग दूरदर्शन नहीं थे। और देखिए, जो हमने मेरी रिपोर्टिंग सीधे उपराष्ट्रपति के साथ को थी, तो जो वाइस प्रेसिडेंट थे उस समय, मैंने चैनल शुरू करना था, मैं उनके पास गया कि आप संसद का चैनल शुरू कर रहा हूँ और आपकी क्या इच्छा है या मुझे बताएं, ताकि मैं आपकी मंशा के मुताबिक चैनल को शेप दे सकूं। उन्होंने कहा, देखिए, ये भारत की संसद है, भारत की डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक चौखट में संसद की अवमानना नहीं होना चाहिए। और यकीन मानिए 8 साल तक मुझे कोई दबाव नहीं आया, क्योंकि मेरा सिद्धांत ये था कि जब संसद में हर पार्टी की नुमाइंदगी है, कोई पार्टी बची नहीं है, तो फिर संसद के चैनल पे हर पार्टी की नुमाइंदगी क्यों नहीं होनी चाहिए। तो पक्ष भी था, प्रतिपक्ष भी था, तीसरे दल भी थे, चौथे दल भी थे, सभी थे, कभी दबाव नहीं आया। और दबाव दरअसल आप खुद ओढ़ते हैं। आप अपने गलत दबाव को इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट भी होता है। अगर आपके अंदर कोई इस तरह की बात नहीं है तो आप कभी अनुचित जो दबाव है उसको आप स्वीकार नहीं करेंगे। तो मेरे पास तो कभी नहीं आया, पूरे मैं आपको कह रहा हूं, और मैंने कभी ऐसा पाया भी नहीं कि मैं किसी दबाव में रहा। आज तक चैनल का मैं संपादक था, और ये जो आज बहुत बड़ी मोबाइल सिम बनाने वाली कंपनी एयरटेल जो है, वो आज तक चैनल के मालिकों में 17 या 18% उनके शेयर थे। और ये बात है 2001 इसी मध्य प्रदेश में मुझे पता लगा कि उनके बिलों में करोड़ों का घपला होता है। तो हमने वो खबर कवर कराई। अब जब मैंने अपने रिपोर्टर से कहा कि देखिए, पत्रकारिता का एक उसूल होता है कि दोनों पक्षों की बात होना चाहिए। जिस पे आरोप लगा रहे हैं उसकी बात भी सुननी चाहिए, और जिसका आरोप है उसकी बात भी सुननी चाहिए। तो मैंने अपने रिपोर्टर को भेजा और उससे कहा कि आप उसका वर्जन लेके आओ।
तब तक मुझे भी नहीं मालूम था कि वो हमारे मालिकों में से एक है। तो वो गया तो उसने डांट दिया, बहुत गालियां दी कि तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तुम जानते नहीं हो, हम तुम्हारे मालिक हैं, ऐसा है वैसा है। और वो लौट के रिपोर्टर रोने लगा मेरे पास बैठ के कि मुझे अब नहीं जाना, ये मुझे खबर नहीं करनी। मैंने कहा ठहर जा। फिर मैंने आज तक चैनल के मालिक को सीधे फ़ोन किया, मतलब जो बोर्ड चेयरमैन थे, बोर्ड था वो तो मैनेजमेंट बोर्ड था, उनको भी बड़ा बुरा लगा। ऐसा कैसे कोई कह सकता, मैं तो बोलता नहीं हूँ ऐसा, किसी की नौकरी ले लूँगा। उन्होंने सारी फाइल मंगाई और उसी चैनल पर उन मालिकों के बारे में उस बिल का जो घपला था वो सारे दिन हेडलाइन में चला। तो हमने ऐसा दौर देखा है, आज के इस दौर की तुलना में नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन दबाव की बात जो आपने कही वो दबाव खुद के ऊपर होता है। आप दबाव उड़ना बंद कर दीजिए। बहुत सारे पत्रकार हैं आज, आप बहुत सुनते होंगे टेलीविजन पे बहस देखते होंगे, एक गोदी मीडिया है, एक वो मीडिया है, एक ये मीडिया है। तो अब सबके अपने अपने इंटरेस्ट भी होते हैं। तो मैं ये नहीं कहता, वो लंबी कहानी फिर कभी अगली बार सुनाऊंगा। तो मेरा ख्याल है कि हम लोग टाइम पर हैं। और कोई क्वेश्चन? कोई, क्योंकि अभी ये संवाद पता नहीं अगली बार कब होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि और कोई क्वेश्चन? चलिए मैं एक कहानी, सच कहानी बता के, और क्योंकि आपके इस कारोबार जगत से जुड़ी हुई कहानी है, इन दिनों बहुत इस देश में करप्शन की बहुत बात होती है और हम सब लोग दुखी हैं। एक बहुत बड़े उपन्यासकार हुए हैं वृंदावन लाल वर्मा। वो हिस्टोरिकल नॉवेलिस्ट हैं, वो रहे हैं और उनको हिंदी का वाल्टर स्कॉट कहा जाता है। तो आजाद, उनकी दादी रानी लक्ष्मीबाई की सेना में थी। तो उनका जब उन्होंने पढ़ाई कर ली तो उनका सिलेक्शन उनके पिताजी ने तहसील में नौकरी लगवा दी। तहसील में अर्जी वर्जी लिखवाने का जो काम होता था, तो उस समय उर्दू जानना जरूरी थी, उर्दू उन्हें नहीं आती थी। तो उनके पिताजी ने एक जो उर्दू जानता था एक कर्मचारी उनके लिए रख दिया कि वही तुम्हारे लिए काम करेगा। तो उनकी वेतन थी 9 रुपए महीने उस समय, और जिस उर्दू उस 9 रुपए में से वो 3 रुपए तय हुआ कि 3 रुपए महीने या 4 रुपए महीने वो उस अर्जी लिखने वाले को देंगे। नौकरी शुरू हुई। 3-4 दिन बीते कि वो जिसको उन्होंने रखा था वो आया और उसने करीब करीब 25-26 रुपया उसके उनके हाथ में, वर्मा जी के हाथ में रख दिए। तो उन्होंने कहा ये क्या है? बोले साहब ये पैसा है आपका। खाए का पैसा है, मेरी तनख्वाह तो 9 रुपए और तुम क्यों ला रहे हो? बोले साहब ये घूस का पैसा है जो आपके हक का बनता है, वो आपको दे रहा हूं मैं। तो मैंने अपना हिस्सा रख लिया है। अब वृंदावन लाल वर्मा को तो आग लग गई। वो रात भर सो ना पाए। पिताजी के पास गए अगले दिन कि आपने कैसी नौकरी लगवाई मेरी, वहां तो सारा घूस लेना पड़ता है, और ये तो घूस में नहीं ले सकता। तो पिताजी ने कहा अच्छा चलो 1 महीना तो करो, एक पूरा महीना पूरी नौकरी करो, फिर छोड़ देना, फिर देखते हैं। तो वो महीना उन्होंने जो है काटा और उस 9 रुपए के वेतन पे उनको 56 रुपए की घूस उस आदमी ने देनी चाहिए और उन्होंने उसको वापस कर दी। 56 रुपए तू रख ले। अब आप देखिए कि करीब करीब ये 90-100 साल पुरानी बात है, और उस समय के 56 रुपए क्या मायने रखते थे। अब दूसरी नौकरी में गए तो लिखने का शौक था, नॉवेल लिखते थे। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नौकरी मिली। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वो अपना क्लरिकल जॉब था उनका, क्लरिकल, वो अपना जॉब करते थे। 8 घंटे का जॉब था। तो वो क्या करते थे, जो 8 घंटे का काम था वो 4 घंटे में कर देते थे, और 4 घंटे के बाद अपना उपन्यास लिखते थे या जो भी लिखना है या पढ़ना है जो करते थे। तो एक 4-5 दिन के बाद एक मुस्लिम हेड क्लर्क थे, उन्होंने बुलाया, बेटा आप ये करप्शन बंद कर दो। करप्शन बंद कर दो? करप्शन के कारण तो मैं नौकरी छोड़ के आया हूं पुरानी वाली, आप कह रहे हो कि करप्शन बंद कर दो? मैं तो
तो कोई करप्शन नहीं कर रहा हूं। तो चाचा ने कहा कि बेटा आपको गोरी हुकूमत ने नौकरी दी है? हाँ दी है। कितने घंटे काम करने के लिए? 8 घंटे काम करने के लिए। 4 घंटे आप क्या करते हो? 4 घंटे मैं अपना 8 घंटे का काम 4 घंटे में कर लेता हूं, बाकी 4 घंटे में कुछ भी करूं। नहीं, आप नहीं कर सकते ऐसा। 4 घंटे आपके अपने नहीं हैं। अगर आप इस दफ्तर में बैठे हुए हैं तो आप सरकार की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आप सरकार की टेबल यूज कर रहे हैं, आप सरकार का कागज यूज कर रहे हैं, स्याही यूज कर रहे हैं, सरकार का समय है, सरकार ने वो समय आपका खरीदा हुआ है। 8 घंटे का वेतन मिलता है कि 4 घंटे का वेतन? तब उनको वाकई में लगा कि हाँ, ये भी एक तरह का नैतिक भ्रष्टाचार है। उन्होंने क्या प्रायश्चित किया आज आप सोच सकते हैं? उन्होंने प्रायश्चित किया कि वो 7 दिन तक 8 घंटे लगातार खड़े खड़े काम करेंगे, बैठे नहीं। और उसके बाद वो नौकरी भी छोड़ दी कि मैं ये नहीं कर सकता। ऐसे लोग थे। और अफसोस की बात यह है कि जहां संपन्नता आती है, जहां पैसा आता है, वहां बहुत सारी आदतें इस तरह की आ जाती हैं। और हम लोग अपने आप को, जैसे आपने बात कही थी, उन दबावों का, उन चाहतों का गुलाम बना लेते हैं। अगर आप ना बनाए तो आप अपने आप के प्रति जो जवाबदेह होते हैं, मुझे लगता है कि शायद वो एक बहुत बड़ी बात है। और वही आज इस देश को ज़रूरत है आप लोगों से। क्योंकि आज तो बिना बैंकिंग के कहीं, पूरी दुनिया में आप देख लीजिए, बिना बैंकिंग के कहीं कुछ संभव है? कुछ भी, स्टार्टअप से लेके छोटे से छोटे कारोबारी से लेकर के बहुत बड़े लेवल तक। तो आप लोग कल के रोज पता नहीं कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ भी आपको अवसर मिले अपने आप को एक ट्रू इंडियन प्रूव करिए। मेरी तो यही शुभकामनाएं हैं आपको। आपने मुझे बुलाया, सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, संजय जी को, आप सबके तंत्र को, सिस्टम को, डिपार्टमेंट को। और हम फिर मिलते रहेंगे। आप कभी आपके मन में कोई भी बात होगी तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे, हम संपर्क में रहेंगे और आपके सवालों का उत्तर देते रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। संजय कुमार सर को बुलाना चाहूँगी। सर के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगी। सर, जैसा कि आप सभी को पता है, सर SBIT के डायरेक्टर हैं, बट इसके अलावा सर लेखक हैं।